छोटी बहू निशा ने बाबूजी से धोखे से अंगूठा लगवाकर पूरे 40 बीघा खेत अपने नाम करा लिए। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। जो भी चौपाल पर बैठा था उसी के मुंह से यही चर्चा थी। कोई कह रहा था इतनी सीधी शक्ल थी उसकी, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कोई कह रहा था कि अब इस घर में बहुत बड़ा बवाल होगा। उसी समय बड़ी बहू आभा अपने मायके से ससुराल पहुंची थी। घर के बाहर भीड़ देखकर उसका दिल बैठ गया। जैसे ही वो आंगन में पहुंची, उसने देखा कि उसके ससुर हरिशंकर चारपाई पर सिर झुकाए बैठे थे और सास सुमन देवी लगातार रो रही थी। आभा घबरा कर बोली, अम्मा क्या हुआ है? सुमन देवी ने रोते हुए कहा, बहू हम लोग लुट गए। आभा ने तुरंत ससुर जी की तरफ देखा। बाबूजी साफ साफ बताइए। हरिशंकर कांपती आवाज में बोले, छोटी बहू निशा हमें ब्लॉक ले गई थी। बोली कि वृद्धा पेंशन और किसान सम्मान निधि का कागज जमा करना है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जहाँ जहाँ उसने कहा वहाँ वहाँ अंगूठा लगा दिया। आज पता चला कि वो पेंशन की कागज नहीं बल्कि 40 बीघा खेत की रजिस्ट्री थी। आभा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय छोटी बहू निशा अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। आभा ने गुस्से में पूछा, ये सब सच है निशा? निशा ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ सच है। अब वो जमीन मेरे नाम है। धोखे से? धोखा वोखा कुछ नहीं। बाबूजी ने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया है। आभा ने तेज आवाज में कहा, मर्जी? उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि तुम किस कागज पर अंगूठा लगवा रही हो। निशा भी तमतमा गई। बहुत दिन से तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते रहे। अब जब जमीन मेरे नाम हो गई तो सबको धोखा याद आ गया। तभी बड़ा बेटा राजेश खेत से घर पहुंचा। घर के बाहर भीड़ और अंदर चीख पुकार देखकर वो दौड़ता हुआ आंगन में आया। क्या हुआ? आभा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे बाबूजी से धोखे से 40 बीघा खेत अपने नाम करा लिए हैं, तुम्हारी छोटी बहू निशा ने। राजेश ने गुस्से में सीधा निशा की तरफ देखा। एक बार सोच लो निशा, अगर ये सच निकला तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। निशा ने हंसते हुए कहा, जो करना है कर लीजिए, रजिस्ट्री हो चुकी है। अब कानून भी मेरे साथ है। ये सुनते ही आभा ने वही सबके सामने उंगली उठाकर कहा, कानून तुम्हारे साथ है या नहीं ये अदालत बताएगी, लेकिन आज से मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अगर मेरे ससुर से धोखे से अंगूठा लगवाया गया है तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। तुमने मेरे हिस्से की ज़मीन भी अपने नाम करवा ली। आंगन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। किसी ने पहली बार देखा था कि इस घर की बड़ी बहू ने लड़ाई रिश्ते से नहीं बल्कि कानून से लड़ने की कसम खाई है। आभा की बात सुनते ही निशा जोर से हंस पड़ी। अदालत जाओ, कलेक्टर के पास जाओ या मुख्यमंत्री के पास। अब 40 बीघा खेत मेरे नाम है। जिस रजिस्ट्री पर सरकारी मोहर लग जाए उसे कोई नहीं बदल सकता। आभा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सरकारी मोहर अगर धोखे से लगी हो तो वही कानून उसे रद्द भी करता है। निशा ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत कानून जानने लगी हो, पहले अपने हिस्से का हिसाब तो बता दो। इतने साल अलग रहकर आज अचानक जमीन की याद कैसे आ गई? सास ससुर मेरे साथ रहते थे तो सारी जमीन भी मेरी हुई। ये सुनते ही आभा का चेहरा लाल हो गया। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। निशा गुस्से में आगे बढ़ी और बोली, हक वक्त कुछ नहीं होता, जो समझदार होता है वही जमीन अपने नाम करा लेता है। ये शब्द सुनकर आंगन में बैठे हरिशंकर फूट फूट के रो पड़े। बहू, हमने तो सच में सोचा था कि पेंशन का काम है। उसने रास्ते भर यही कहा था कि सरकार का नया नियम आया है, अंगूठा लगाना पड़ेगा। सुमन देवी ने रोते हुए कहा, हमने तो अपने ही घर की बहू पर भरोसा किया था। हमें क्या पता था कि वही घर उजाड़ रही है, हमें बेघर कर देगी। तभी गांव के बुजुर्ग रमेश काका और 2-3 लोग घर पहुंच गए। उन्होंने दोनों बहुओं को डांटते हुए कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर मामला जमीन का है तो पहले पंचायत बैठेगी, वही फैसला होगा। शाम तक पूरे गांव के सामने पंचायत बैठ गई। रमेश काका ने सबसे पहले निशा से पूछा, सच सच बताओ, क्या हरिशंकर को पता था कि रजिस्ट्री हो रही है? निशा बिना डरे बोली, बिल्कुल पता था, अपनी खुशी से अंगूठा लगाए हैं। तभी आभा ने कहा, अगर बाबूजी को सब पता था तो बस इनसे इतना पूछ लीजिए कि रजिस्ट्री वाले दिन किस खेत का खाता नंबर था, कितनी ज़मीन लिखी गई थी और किसके नाम हुई थी। अगर ये तीनों के जवाब दे दे तो मैं आज ही लड़ाई ख़त्म कर दूंगी। अगर वो अपनी मर्जी से किए हैं तो मेरा हिस्सा छोड़ के किए होंगे, और जब मैं मायके थी तभी ये सब क्यों हुआ? सारी नज़रें हरिशंकर पर टिक गईं। हरिशंकर ने सिर झुका लिया, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो यही समझ रहे थे कि पेंशन का कागज है।
इतना सुनते ही पंचायत में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन तभी निशा ने अपने बैग से रजिस्ट्री की कॉपी निकाली और सबके सामने लहराते हुए बोली, ये देखिए सरकारी रजिस्ट्री, अंगूठा भी है और गवाह भी। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दस्तावेज देखकर पंचायत के कई लोग चुप हो गए। रमेश काका ने लंबी सांस लेकर कहा, यह मामला अब पंचायत के बस का नहीं है। सरकारी रजिस्ट्री हो चुकी है, इसका फैसला अब अदालत ही करेगी। निशा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन आभा ने उसी वक्त सबके सामने एक बात कही जिसने पूरे माहौल को ही बदल दिया। ठीक है, अब फैसला चौपाल पर नहीं बल्कि कोर्ट में होगा, और जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन सिर्फ जमीन नहीं, धोखा देने वाले हर चेहरे से नकाब भी उतर जाएगा। पंचायत खत्म होते ही गांव के ज़्यादातर लोग यही कहने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सरकारी रजिस्ट्री हो चुकी है, कोर्ट के चक्कर में सालों निकल जाएंगे, उस पर मोहर भी लग चुकी है और पैसा भी बहुत खर्च होगा। लेकिन आभा हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली सुबह वो अपने पति राजेश और ससुर हरिशंकर को लेकर शहर के एक वकील के पास पहुंच गई। वकील ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर रजिस्ट्री की कॉपी हाथ में लेकर काफ़ी देर तक पढ़ते रहे। अचानक उन्होंने एक सवाल पूछा, हरिशंकर जी, जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी उस दिन आपने रजिस्ट्री ऑफिस में अंदर मौजूद अफसर के सामने बताया था कि आप अपनी 40 बीघा ज़मीन छोटी बहू को अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हरिशंकर तुरंत बोले, नहीं साहब, हमने किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा। छोटी बहू जल्दी जल्दी हमें अलग अलग जगह लेकर बस अंगूठा लगवाती रही। वकील ने सिर हिलाया, अगर आपकी बात सही साबित हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि आपको दस्तावेज की असली जानकारी नहीं थी। ये धोखे से अंगूठा लगवाया गया है, आपने अपनी मर्जी से नहीं लगाया। इस रजिस्ट्री को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इसे खारिज भी किया जा सकता है। आभा की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। उधर घर लौटते ही निशा को खबर मिल गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वो गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत, मेरे खिलाफ केस कर दिया। उसी शाम उसने अपने मायके वालों को बुला लिया। आंगन में दोनों परिवार आमने सामने खड़े थे। निशा के भाई ने ऊंची आवाज में कहा, अगर केस वापस नहीं लिया तो अच्छा नहीं होगा। आभा बिना डरे आगे बढ़ी, धमकी देकर सच नहीं बदला जाता, जो फैसला अदालत करेगी वही मानेंगे। निशा तमतमाकर बोली, कोर्ट में तुम्हारे पास है ही क्या? आभा ने शांत आवाज में कहा, सच, और सच के साथ सबूत भी आएंगे। निशा एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल वो बोली, जिस दिन फैसला आएगा उसी दिन देख लेना कौन जीतता है। जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि रजिस्ट्री हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आभा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं ज़मीन जीतने नहीं निकली हूँ, मैं अपने ससुर के साथ हुए धोखे का हिसाब लेने निकली हूँ और अपना हिस्सा लेने। 2 दिन के बाद अदालत में पहली तारीख थी। जज ने दोनों पक्षों को सुना और रजिस्ट्री से जुड़े सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज और गवाहों को अगली सुनवाई पर पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय आभा की नज़र अचानक एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिसे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो वही व्यक्ति था जो रजिस्ट्री वाले दिन हरिशंकर के साथ पूरे समय मौजूद था। उसे देखते ही आभा को लगा कि यही आदमी इस पूरे धोखे का सबसे बड़ा राज खोल सकता है और सबसे बड़ा गवाह भी बन सकता है। आभा बिना एक पल गवाए उस आदमी के पीछे दौड़ी। भैया जरा रुकिए। वो आदमी पहले तो रुकने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब आभा ने अपना परिचय दिया तो उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैडम मुझे इस मामले में मत घसीटिए। आभा ने हाथ जोड़ लिए, मैं किसी से झूठ नहीं कहलवाना चाहती, बस जो सच है वो बता दीजिए। आदमी ने इधर उधर देखा और फिर बोला, उस दिन मैं रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों के साथ था। आपके ससुर बार बार पूछ रहे थे कि ये कौन सा कागज़ है, लेकिन आपकी छोटी बहू हर बार यही कह रही थी कि बाबूजी, वृद्धा पेंशन और किसान योजना का काम है, जल्दी अंगूठा लगा दीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है। आभा ने तुरंत पूछा कि आप कोर्ट में यही बात बोलेंगे? मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ, अगर सच में किसी बुजुर्ग को इंसाफ मिलेगा तो मैं गवाही दूंगा। अगली सुनवाई के दिन अदालत भरी हुई थी। जज ने पहले हरिशंकर का बयान दर्ज किए। हरिशंकर ने साफ शब्दों में कहा, हमें रजिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं थी, हम समझ रहे थे कि पेंशन का काम है। और फिर उस आदमी की गवाही हुई। उसने अदालत में वही बात दोहराई जो आभा से कही थी। इसके बाद अदालत ने दस्तावेजों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कुछ दिनों के बाद फैसला सुनाने की तारीख आई। पूरा परिवार अदालत में मौजूद था। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, यदि किसी व्यक्ति से दस्तावेज की वास्तविक प्रकृति छिपाकर अंगूठा या हस्ताक्षर लिए गए हों और धोखे का पर्याप्त प्रमाण हो
तो ऐसे लेन देन को चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विवादित रजिस्ट्री निरस्त की जाती है। इतना सुनते ही निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। जज ने आगे कहा, परिवार की संपत्ति का बंटवारा कानून के अनुसार किया जाए और बड़े बेटे राजेश के हिस्से की जमीन उसे दे दी जाए। आभा की आंखों से आंसू बह निकले। हरिशंकर ने अदालत से बाहर निकलते ही आभा के सामने हाथ जोड़कर कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानबूझकर तुम्हारे हिस्से की ज़मीन उसे नहीं दे रहा था। अगर तुम हिम्मत ना करती तो हमारी उम्र भर की कमाई धोखे से चली जाती। आभा ने कहा, बाबूजी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। उधर निशा सिर झुकाकर खड़ी थी। उसे पहली बार समझ आया कि लालच से बस कुछ समय के लिए फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन सच और कानून के सामने वो कभी टिक नहीं पाता। गांव लौटने पर लोग आभा की हिम्मत की चर्चा करने लगे। जिसने भी सुना उसने यही कहा, धोखे से लिया हुआ हक कभी टिकता नहीं, लेकिन अपने हक के लिए डटकर लड़ने वाला इंसान आखिरकार इंसाफ पा ही लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।